हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं आज कहानी का अगला भाग, पार्ट 7, गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है श्री धर्मवीर भारती जी ने और सुनाऊंगी आपको मैं आरती। तो चलिए सुनते हैं कहानी, गुनाहों का देवता। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियां जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। ये समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव से छुटकारा मांग लेता। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत जरूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वो भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आजादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को, तो वो उसे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते, और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेजों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है, कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी एक दो पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होगा। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। ये एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों न विवाह की इजाजत दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है, तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है, उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थितियों का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है, और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो हाँ या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वो प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहां कभी असफल विवाह नहीं होंगे, चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वो निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले।
चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक कर लो, अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम ये चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट पे हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिरचढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही है। बुआ आ रही है और बिंदी भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही है। विदुषी का केंद्र ही तो है। आहा, अब तो बिंदी 3 महीने यहीं रहेगी। पापा बिंदी को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, अरे अभी से? उसकी उम्र ही क्या है अभी? सुधा बोली, क्यों? तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तो तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला, दो नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोली। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयां हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयां तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पलट कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूंगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा ये मैंने कब कहा? ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा है, चलो हर, महाराजन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे के बर्रानी जात है। महाराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वो उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वो लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती, सुधा सुन नहीं पाएगी, और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और ये सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योत करता रहता। एक बार वो अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितना रोई थी उस दिन। ये चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उसे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है, और खुद उसे अपने आप
दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा, अभी करो फौरन। और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें, भूल गए। अब आज ही देखो, सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं। और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, न नींद आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा? इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए और सुधा की तबीयत सिवा पोएट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। ये सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और खास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगियां होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियां। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वो पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन को भिगाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ता से उसका चुटीला डोरे के एक छोर में बांधकर दूसरे छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। केसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। ओफो, सुधा बांह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। और इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, केसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ? अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं? बताऊं कुछ नहीं। अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल नहीं, नहीं नहीं, बृहस्पति को बुआ आ रही है, वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुंचानी है, गेसु ने मुड़ते हुए कहा। अरे बैठो भी, सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींच कर बिठाते हुए कहा। अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि चींटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा, गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। दत पगली कहीं। सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपत मारकर कहा। ये सब तेरे अपने ख्याली पुलाव है, मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी? ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती।
और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, ये सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे अच्छी तो बहुत लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इसमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने आप को हार बैठता है, ये खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वो झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अशार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका है। और मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है, कौन जानता है तेरे दिल ने तो तुझसे ये राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी, तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले तो अपने पराए दर्द दिल। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आने वाले सभी पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।